हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और यह वीकली करंट अफेयर्स पिछले एक सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं उन सब का सारांश यहां पर मिलेगा। संक्षेप में इसके बारे में बात करेंगे, रिवाइज हो जाएगा। जो डेली का वीडियो देखते हैं आप मॉर्निंग को, वही कंटेंट यहाँ पर संक्षेप में दिया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, रिवाइज हो जाता है हफ्ते में एक दिन, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें आपको पता होगा कि अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग कंटेंट देते हैं। तो अभी राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, अदालत वगैरह वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है? आंसर होगा आम आदमी पार्टी। ठीक है, आपको अब नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। उसने शर्तें पूरी कर दी थी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। आम आदमी पार्टी, उसके नेशनल संयोजक यानी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो कई राज्यों में उसे चुनाव लड़ा हुआ है। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है। पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। गोवा में 6.77% वोट प्रतिशत था चुनाव के दौरान। गुजरात में 12.91% वोट प्राप्त हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, नेशनल पार्टी कितने हैं? आंसर होगा 6। टोटल 6 अब रह गए हैं, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं। चलिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त राजनीतिक दलों का नाम बताएं। कौन कौन से पार्टी हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर होगा डी यानी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी और आप। तो ये 6 जो हैं वो नेशनल पार्टी है। देखिए, अप्रैल से पहले तक देश में 8 नेशनल पार्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 3 पार्टी का नेशनल स्टेटस को वापस ले लिया और एक नई पार्टी को नया स्टेटस दिया है नेशनल। तो इसलिए ये संख्या जो ना 6 हो गई है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि 6 जो राजनीतिक दल हैं वो ये रहे। बीजेपी, उसके अध्यक्ष कौन है? जयप्रकाश नड्डा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जिसको कांग्रेस सिर्फ कहा जाता है, तो उसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुजन समाज पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं मायावती। माकपा यानी सीपीआईएम, उसके महासचिव हैं सीताराम येचुरी। महासचिव सर्वोच्च पद होता है इस पार्टी में। नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। आम आदमी पार्टी, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? नेशनल पार्टी का जो दर्जा था वो वापस ले लिया। तो आंसर होगा टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। ठीक है, वो इससे पहले वाला जो था सीपीआईएम वो दूसरी पार्टी थी, ये सीपीआई है। ठीक है, तो ये तृणमूल कांग्रेस हो गया, उसके अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। ओके, इसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, उसके अध्यक्ष हैं शरद पवार। और है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, उसके सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है डी राजा। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किन राजनीतिक दलों से क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनमें से टोटल उत्तर प्रदेश में आरएलडी, मणिपुर में पीडीए, पश्चिम बंगाल में आरएसपी, पुदुचेरी में पीएमके, आंध्र प्रदेश में बीआरएस। हालांकि जो बीआरएस है ये इसको तेलंगाना में क्षेत्रीय दल का दर्जा है। ठीक है, मिजोरम में पीएमसी। ठीक है, तो इन सब का क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। ओके, वैसे आपको बताऊं कि देश में बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में किन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया है राज्यवार? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसे नागालैंड में मिला है। बिहार में ऑलरेडी था क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा। टिपरा मोथा पार्टी, इसे त्रिपुरा में मिला है। मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी, इसे वहाँ रीजनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो ये 3 नए पार्टी हैं, उनको दर्जा मिला है। और आपको बता दूं कि देश में टोटल 59 क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो उनमें से ये 3 नए हो गए। 3 क्या, 2 ही कहेंगे, क्योंकि ये तो बिहार में ऑलरेडी था, तो अब नागालैंड में हो गया है, इससे मिल गया दर्जा। तो यहाँ सवाल उठता है, छोटा संक्षेप में कुछ और बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी के नियम क्या है। देखिए, ये जो 3 पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से कोई भी एक शर्त
कोई भी पार्टी पूरा कर लेती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। क्या क्या शर्त? पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हो, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% मतलब 11 सीटें जीती हों, लेकिन कम से कम 3 राज्यों में। तीसरी जो शर्त है वो है पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। तो कोई भी एक अगर शर्त पूरी हो जाती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने ये देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया, तो डोगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। मुझे लगता है सबको पता होगा। तो जम्मू कश्मीर की एक मतलब कई सारी भाषाओं में उनमें से एक है, वहाँ बोली जाती है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में अप्रैल में इस मतलब भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को जारी किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात भी हो रही है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून लागू हुआ है? आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तो उन्होंने इस बिल पर साइन कर दिया। दरअसल टशन चल रही थी गवर्नर और सरकार के बीच में, पहले वापस कर चुके थे लेकिन अब उस पर साइन कर दिया और इस तरीके से गैम्बलिंग यानी जुए से संबंधित जो भी ऑनलाइन गेम्स है उस पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कई सारे नियम बन गए हैं, मतलब कानून हो गया है। उसमें यह है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और वो फिर परमिशन देगा कि गैम्बलिंग से रिलेटेड गेम्स जो है उस राज्य में ऑनलाइन चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ने यानी राष्ट्रपति ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वो तीसरी राष्ट्रपति बनी है? आंसर होगा सुखोई 30 MKI। ठीक है, सुखोई 30 MKI। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 अप्रैल को उन्होंने उड़ान भरी है असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है, और उड़ान भरने वाली वो तीसरी राष्ट्रपति हो गई हैं और ऐसी दूसरी महिला राष्ट्रपति। इससे पहले बात करेंगे तो APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने उड़ान भरी थी इसी फाइटर प्लेन से 2006 में। फिर प्रतिभा पाटिल, उन्होंने 2009 में उड़ान भरी थी और अभी हम लोग देख रहे हैं अप्रैल 2023 में अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उड़ान भरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, यानी आर्थिक जो गतिविधि हुई है पिछले एक सप्ताह में भारत और दुनिया में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। और हाँ, इसका टोटल PDF अवेलेबल है, वो बन चुका है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होगा। बहुत मामूली सी रकम है मेंबरशिप की और छूट भी चल रही है इसमें क्या मिलता है? PDF मिलता है करंट अफेयर्स का पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक के, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरीके से। साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट अभी वीकली करंट अफेयर्स का लॉन्च हो चुका है, तो देखना ज़रूर, वहाँ जाकर टेस्ट देना सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर। और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, चाहे SSC CGL हो, चाहे तमाम UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, सबके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। देख सकते हैं आप, आपके बहुत काम आएगा। तो अब इकोनॉमिक जो गतिविधि है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला, किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट यानी E-वॉलेट कहिए उसको, उसे स्वीकार करने की सहमति दी है? आंसर होगा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल और भारत के बीच क्रॉस बॉर्डर E-वॉलेट माध्यम से डिजिटल पेमेंट होगा, ऐसी सहमति हो गई है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, वो इंडिया आने वाले हैं जल्दी और फिर उस पर एग्रीमेंट पर साइन हो जाएगा। देखिए, आपको बताऊं कि नेपाल में UPI तो पिछले साल ही शुरू हो चुका है, लेकिन E-वॉलेट वहाँ पर लागू नहीं है। E-वॉलेट जो है यानी अमेजन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीविकी, जीपे, इस तरह के जो E-वॉलेट है वो वहाँ पर लागू हो जाएंगे। फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के आम नागरिक तो उसको यूज़ कर ही सकेंगे, साथ में यहाँ के नागरिक जो वहाँ जाते हैं तो उनको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, आमतौर पर रुपया वहाँ चलता है दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक। तो अब E-वॉलेट भी वहाँ हो जाएगा। ओके, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन, भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में कितनी रही है? आंसर होगा 5.66%। ठीक है, किसने जारी की? इंपॉर्टेंट बात यह है, तो ये जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, यानी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है
डिपार्टमेंट वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उसके अंतर्गत है, तो उसी के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू की है? आंसर होगा अडानी पावर। ठीक है, अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा में एक नया बिजली संयंत्र, बिजली का कारखाना वहाँ पर स्थापित किया है और उसी से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस कमेटी की सिफारिश पर पीएनजी और सीएनजी के नए मूल्य निर्धारण फार्मूले, यानी नया जो प्राइस को लेकर प्राइस फार्मूला जो बनाया गया है, तो वो किस कमेटी की सिफारिश पर? आंसर होगा किरीट पारेख। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस पर ये किरीट पारेख समिति की सिफारिश थी, उसी को लागू किया गया है और ये है कि इसमें कि हर 6 महीने पर रेट रिवाइज करने की बजाय अब हर महीने रेट रिवाइज हुआ करेगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर रेट घट या बढ़ रहा है तो उसका सीधा इफेक्ट हर महीने आम आदमी को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बिना दावे के विभिन्न खातों में पड़ी कितनी रकम आरबीआई में जमा कर दी है? इसका आंसर होगा 35,012 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ये रकम जमा कराई है आरबीआई को। ये जो रकम है ना, वो उस पर दावा किसी ने नहीं किया था और बैंक ने ढूंढा उन दावेदारों को उन एड्रेस पर, लेकिन कोई मिला नहीं। तो ऐसे में ये रकम आरबीआई को जमा कर दी गई है और आरबीआई अब उन जो खाताधारक हैं उन सबको ढूंढेगा और फिर उसे ये रकम दे दी जाएगी और इसके लिए खास तरह का पोर्टल भी लॉन्च करने की योजना आरबीआई ने बनाई है। ये जो रकम है ना, वो 10 साल या उससे अधिक समय से पड़ी हुई है, लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है। हालांकि ये 10.24 करोड़ खातों से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम उसको देखेंगे पर खाता कितना रुपया है तो बहुत कम ही होगा। ओके, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए अब डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को दशकों पुरानी घंटी मिली है, अप्रैल 2023 में वापस मिली है। तो ये कब पहली बार लगाई गई थी? आंसर होगा 1961। आप सोच रहे होंगे कि ये आईएनएस विक्रांत तो अभी लॉन्च हुआ है। देखिए, आईएनएस विक्रांत के नाम से इससे पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो ब्रिटेन से लिया गया था। ओके, और इंडिया में उसका नाम आईएनएस विक्रांत था। तो वो जो घंटी थी वो लगाई गई थी पुराने वाले आईएनएस विक्रांत में 1961 में। ये जो घंटी देख रहे हैं आप, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब इमरजेंसी हो तो घंटी बजाकर और लोगों को एक तरह से चेतावनी देना। ओके, लेकिन हालांकि अब जो है ना, वो बहुत सारी नई तकनीक आ गई है, तो इसलिए अलार्म सिस्टम और घंटी का काम अभी इस तरह का नहीं हो गया है। केवल ये सिंबॉलिक ढंग से इसको रखा गया है और 36 ईयर तक इंडियन नेवी का हिस्सा था जब आईएनएस पुराने वाले विक्रांत में लगाया गया था। ओके, बाद में इसे नेवी के वाइस चीफ के घर पर रखा गया था सुरक्षित, और अब नए आईएनएस विक्रांत पर इसे सिंबॉलिक ढंग से लगा दिया गया। चलिए अब सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने को पहली बार राफेल भेजा? आंसर होगा ओरियन। ये युद्धाभ्यास कहाँ पर हो रहा है ओरियन? तो ये फ्रांस में एक आयोजित होता है और मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है। तो 17 अप्रैल से 5 मई तक ये होगा और उसी में इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को वहाँ पर भेजा है। ठीक है, और ये जो एयर एक्सरसाइजेस में बहुत सारे देशों के 12,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर रहा। ठीक है, इसके जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं? स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और राजधानी है पेरिस। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 23 अभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ? आंसर होगा यूएसए। अमेरिका के साथ हुआ है। कब? अप्रैल में ही। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा और पानागर में, 2 जगहों पर ये आयोजित हुआ। इसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, जगुआर, इन सब विमानों ने पार्टिसिपेट किया। अमेरिका की ओर से B-1 जो बॉम्बर है, इसके अलावा F-15 लड़ाकू विमान है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, किस देश में आयोजित इनियोचोस 23, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर
जेट भेजे? आंसर होगा ग्रीस यानी यूनान। तो वहाँ पर 5 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को रवाना कर दिया गया है। और ये युद्धाभ्यास कहाँ पर होगा वो भी देख लेते हैं। एक तो ग्रीस में होगा ही, ग्रीस कहाँ है? ये तो प्यारा भारत रहा। और ग्रीस जो है ना यहाँ पर रेड कलर में आपको दिख रहा है, और ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। तो वहीं पर ये एयर एक्सरसाइज होने जा रहा है। और ख़ास बात है कि इस एयर एक्सरसाइज में ग्रीस की ओर से F-16 जो लड़ाकू विमान है उसका यूज़ किया जाएगा। तो इंडिया को यहाँ पर अनुभव भी होगा F-16 का, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान उसके पास F-16 है। ओके, तो वहाँ इससे पता चल जाएगा कि अगर F-16 से हमें लड़ना पड़े तो कैसे कैसे हम उसको पराजित कर सकते हैं। ग्रीस की बात हो रही है, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के कैटेरिना सकेलोपोलोऊ, प्राइम मिनिस्टर हैं किरियाकोस मित्सोताकी, और राजधानी एथेंस। अब इवेंट यानी घटना, दुर्घटना, आयोजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया, या कहें किस राज्य में आयोजित हुआ जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? आंसर होगा असम। ठीक है, और असम में कहाँ पर यह आयोजित किया गया? तो असम के जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर यह आयोजन किया गया। उद्घाटन 7 अप्रैल को हुआ है, और इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी WTI और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, तो असम में ये आयोजित हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? हिमंता बिस्वा शर्मा। राजधानी दिसपुर है और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और अब स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं सप्ताह के। आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, और ये पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं। रिवाइज करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, और पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो आप दबा ही सकते हैं। लाइक बटन दबाने में कुछ जाता नहीं है, और इससे ये होता है कि ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच जाती है। यूट्यूब को लगता है कि ये पसंद किया जा रहा है तो ज़्यादा लोगों तक भेज देता है, इसलिए लाइक बटन जरूर दबाएं। तो क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में यानी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी। तो फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है 9 से 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल ने किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक है, अंतिम पंघाल तो उन्होंने वुमेंस फ्री स्टाइल में ये 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रूपन गहलावत ने किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी। ठीक है, उन्होंने मेंस ग्रीको रोमन के 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेला और ये मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निशा दाहिया ने किस वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा इसका 68 किलोग्राम। ठीक है, तो वुमेंस फ्री स्टाइल में इन्होंने ये जीता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि जो मेडल लिस्ट है इंडिया का वो क्या है, किसने जीता है। तो गोल्ड मेडल देख रहे हैं आप, अमन सहरावत 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। सिल्वर मेडल 3 है, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी, रूपन गहलावत 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी, और निशा दाहिया 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी। वेट कैटेगरी का मतलब हुआ कि उस जैसे मान लीजिए ये 68 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, तो वो जो खेल है ना उसमें 68 किलोग्राम के ही वजन के खिलाड़ी हैं तमाम। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में गेम्स हो रहा है। और अब हम देख लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल तो कई जीते हैं हम लोगों ने। दीपक मिर्का 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी, सुनील कुमार 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी, नीरज छिरका 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी, अंशु मलिक 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी, सोनम मलिक 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी, मनीषा भानवाल 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी, विकास दलाल ने 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी, ऋतिका हुड्डा ने 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी, और प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये मेडल जीते हैं। आमतौर पे देखिए गोल्ड और सिल्वर इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। कभी कभी ऐसा होता है ब्रॉन्ज के बारे में पूछा जाए, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है, ये 4 नाम
ओके। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग जो अप्रैल 2023 की है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 101, 101। ठीक है, तो अप्रैल में ही ये रैंकिंग जारी हुई है। और अगर हम बात करेंगे कि टॉप 5 कंट्री कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 अर्जेंटीना है, सेकंड पे फ्रांस, थर्ड ब्राज़ील, 4 बेल्जियम, 5th इंग्लैंड है और इंडिया का स्थान है 101, 101 स्थान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा कलिकेश नारायण सिंह। कौन है? कलिकेश नारायण सिंह, तो इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला का नाम बताएं, कौन है? आंसर होगा किम कॉटन। ठीक है, न्यूजीलैंड से हैं वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर होगा इसका असम में। ठीक है, और इसमें भारत के पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने जीत हासिल की है। ओके, और अब दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं पिछले एक सप्ताह के। क्वेश्चन होगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, कौन है? आंसर होगा दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। वे समाज सेवक और समाज सुधारक के रूप में काफ़ी पॉपुलर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? आंसर होगा भारत बायोटेक। कौन? भारत बायोटेक। तो ये वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस जो है ना वो वाशिंगटन में आयोजित किए गए थे अमेरिका में, तो उसी में ही अवार्ड दिया गया है। भारत बायोटेक का स्थापना हुई थी 1996 में, मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार यानी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? आंसर होगा कल्याणपुरी रामकृष्ण राव, KR राव। ओके, तो उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। भारतीय अमेरिकी मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिक्स हैं। ओके, सांख्यिकीविद हैं वो। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य को किस श्रेणी में, किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है अप्रैल में? आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीद के लिए यानी ई प्रोक्योरमेंट के लिए ये दिया गया है। वहाँ पर सरकार ने ई प्रोक्योरमेंट यानी ई खरीद इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदारी की है और उसी में ये अवार्ड दिया गया है। त्रिपुरा की बात कर रहे हैं हम। चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक साहा। राजधानी है अगरतला और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब बात होगी इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किस पड़ोसी देश को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा आंसर होगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत जो है वो चीन के कंट्रोल में और इंडिया भी मानता है कि वो चीन का हिस्सा है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तिब्बत जो है वो सबसे कम आज़ाद देश है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया और इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? टोटल कितने टाइगर हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका 3167। ओके, कितना है? 3167। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ टाइगर 2022। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर ये रिपोर्ट जारी की है। महत्वपूर्ण आंकड़े कुछ आपको बता दूं कि संख्या टोटल हो गई है 3167। 2018 की तुलना में आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। और आपको बताऊं कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो उस वक्त देश में 1800 बाघ रह गए थे। अच्छा, कुछ जो हिंदी के समाचार पत्र हैं उसमें इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, जब मैंने ये बताया था डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में तो एक कमेंट भी आया था हमारे पास कि ये आंकड़ा गलत है, लेकिन फिर मैं तो ज़्यादातर जो कंटेंट है वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से बनाता हूँ, तो फिर मैंने वहाँ चेक किया, फिर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के डेटा है उसमें चेक किया तो बिल्कुल यही था। ठीक है, 1973 में। और फिर क्या हुआ कि 2006 में घट ही गए, 1411 बाघ ही बचे थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 2006 की तुलना में यानी पिछले 17 सालों में 2.25 गुना बढ़ोतरी हुई है। ओके, महत्वपूर्ण बात, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की 37th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 जारी हुई है।
तो उसके अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आंसर होगा मुकेश अंबानी। कभी गौतम अडानी हुए थे, लेकिन जो रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, उसके बाद से वो धराम से नीचे गिर गए हैं और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। ओके, और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 9वां स्थान है मुकेश अंबानी का। आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक है विज्ञान और रिसर्च। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले एक सप्ताह के, उस पर बात होगी। तो क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी? आंसर का इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। तो 6 अप्रैल को इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इनमें से किसे प्रोत्साहित करने की बात है? आंसर को उपरोक्त सभी क्या क्या है? प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ की इम्पॉर्टेंट बात है कि 2020 में प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस क्षेत्र को खोल दिया गया था, अंतरिक्ष क्षेत्र को, और उसकी वजह से 3 साल के भीतर में स्टार्टअप की संख्या स्पेस से रिलेटेड, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड, वो 150 हो गई है लगभग। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग की कीमत जो है ना $500 बिलियन की है, जिसमें अमेरिका और चीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं और भारत मात्र 2% ही खर्च करता है ग्लोबल जो स्पेस इंडस्ट्री उसमें। तो इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसी वजह से ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि रिसर्च हो सके। क्योंकि जैसे अमेरिका को देख रहे हैं आप, वहाँ स्पेस एक्स कंपनी है और तमाम बहुत सारी कंपनी है जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया और आज दुनिया में प्रमुख नाम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, नासा ने ह्यूमन मून मिशन आर्टेमिस 2 को 2024 में लॉन्च करने का ऐलान किया, तो इसमें महिला सहित कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? आंसर होगा इसका 4, टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नासा के ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं? आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। तो ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी किस चीज़ के लिए? मून मिशन के लिए। ठीक है, वैसे तो महिला अंतरिक्ष यात्री बहुत सारी हैं अब तक, लेकिन मून मिशन के लिए ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टेमिस 2 जो मिशन है उसके लिए टोटल 4 लोग चयनित किया गया है। इनमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 कनाडाई हैं। कौन कौन है? तो देख रहे हैं आप, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर, रीड वाइसमैन और जेरमी हैंसन। तो ये हैं। इसमें ये होगा कि इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा और अर्थ से ये निकल कर और मून का चक्कर लगा कर फिर वापस आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो आर्टेमिस 3 मिशन होगा 2025 में जो लॉन्च किया जाएगा, उसके लिए मतलब उसमें क्या होगा कि अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर उतरेंगे फिर से, तो उसके लिए व्यवस्था तैयार करना, वहाँ जाकर सेफ्टी वगैरह की चीज़ों को देखना, फिर वापस लौट के आ जाना, ये काम किया जाएगा इस मिशन के तहत। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग निधन से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ्स हुई हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, भारत के सबसे उम्र दराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन हो गया 12 अप्रैल 2023 को। तो वे किस औद्योगिक समूह के मानद चेयरमैन थे? आंसर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन कौन हैं? तो है आनंद महिंद्रा। ठीक है, लेकिन ये क्या थे? मानद चेयरमैन थे। ओके, 99 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? इनमें से कौन सा? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अप्रैल में ये शुरू किया गया। इसके तहत ये होगा कि जो छोटे डेयरी किसान हैं, पशुपालक हैं, उनकी आजीविका को सपोर्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल और राजधानी है शिमला और धर्मशाला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी कैंपस। आंसर होगा इसका युगांडा। ठीक है, युगांडा में ये खोला गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है? आंसर होगा
NFSU यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे इसे राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अपने विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर वो अभी अप्रैल में युगांडा की यात्रा पर थे और इसी दौरान उन्होंने वहाँ की जो राजधानी है कंपाला, वहाँ पर इसे स्थापित किया है, मतलब इसे उद्घाटन किया इसका, इस कैंपस का। तो कहाँ पर देख लेते हैं, युगांडा, ये रहा प्यारा भारत। और अब चलते हैं अफ्रीकी देशों की ओर। ये अफ्रीका महादेश है और इसमें ये है युगांडा, ये लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? आंसर होगा हुगली। तो पहली बार 12 अप्रैल को ये ट्रायल हुआ है 2023 को, और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के नीचे ये कोलकाता से हावड़ा तक ये ट्रेन पहुंची है। ओके, महत्वपूर्ण बात ये है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किबिथु गांव जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में है, चीन की सीमा से सटा हुआ है, LAC से सटा हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल को इस गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। ये जो गांव है ना वो एग्जैक्टली इस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। इधर चाइना का हिस्सा है और यहाँ से इधर ये म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, इधर ये चाइना का हिस्सा है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत। ठीक है, और ये नाम है, दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वाइब्रेंट नाम जो है ना बहुत पसंद है। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेंट नाम से कई सारे प्रोग्राम करते थे। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट वगैरह वगैरह कई सारे। तो ये जो योजना लॉन्च हुई ना विलेज प्रोग्राम, तो उसका नाम कर दिया गया है वाइब्रेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इस वाइब्रेंट योजना के तहत? इसमें यही है कि जो हमारा ख़ास तौर पर जो चीन से जो सीमा लगती है वहाँ के तमाम गाँवों में वहाँ उसको डेवलप किया जाएगा। अभी क्या है, वो जो गांव हैं वो खाली हो रहे हैं। क्यों खाली हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की, ये सब ज़्यादातर गांव में नहीं है जो सीमा पर मौजूद है, जैसे इस सीमा पर, यहाँ पर, इधर इलाके में। तो अभी क्या है कि चीन क्या कर रहा है, चीन कर रहा है कि अपने इलाके में बहुत सारे गांव बसा रहा है और वहाँ पर मिलिट्री फैसिलिटी बना रहा है। तो इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी था कि वो अपने गाँव को मजबूत करे और उसी के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये काम हुआ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। ओके, और गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का पहला एशियाई किंग जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बनाया जा रहा है, जो गिद्धों की आबादी विलुप्त हो रही है उसके लिए। और इसका उद्घाटन जल्द ही करेंगे। कौन करेंगे? यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ पर संचालित हुई? आंसर होगा केरल। केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने ये सौर ऊर्जा से चलने वाला ये नाव पर्यटकों के लिए ये शुरू किया है। इसका नाम है सौरयानशु। क्या नाम है? सौरयानशु। 100 यात्री को ये ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अधूरी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा अमिताभ कांत। कौन है वो? तो अभी G20 के शेरपा भी हैं वो। ओके, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने उनको यह जिम्मा सौंपा है। ओके, तो शहरी आवास और कार्य मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है पिछले सप्ताह के, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हुआ, चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने यूथ G20 बैठक कहाँ पर आयोजित करने का फैसला किया? आंसर होगा लेह में। ठीक है, लेह में, लद्दाख में। तो ये G20 यूथ का होगा, इसे Y20 भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो 26 से 28 अप्रैल को आयोजित हो रहा है ये लद्दाख। उसके उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की शुरुआत की?
आंसर होगा इसका ए और बी, यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो इन सब के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया? तो मैसूर कर्नाटक में 9 अप्रैल को। इस दिन क्या हुआ था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो इसी दौरान उन्होंने ये शुरू किया। ओके, तो इसमें 97 देशों के लिए ये ओपन होगा और इन जो बड़ी बिल्ली की प्रजाति है इन सबको संरक्षित रखने का काम किया जाएगा। ठीक है, इसका जनरल असेंबली भी बनाया जाएगा। अब विदेश से रिलेटेड, फॉरेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। किस पड़ोसी देश में वहाँ की सेना ने 11 अप्रैल 2023 को भीड़ पर बम बरसा दिए जिससे 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? आंसर होगा म्यांमार। आपको पता होगा पिछले 2 साल से वहाँ पर सैन्य शासन है, मिलिट्री रूल है और इसके खिलाफ आम लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसी को कुचलने का काम म्यांमार की सेना कर रही है। ओके, तो यहीं पर कुछ लोग जमा थे जो विरोध कर रहे थे सेना के शासन का, और वहीं पर हवाई जहाज़ से बम बरसा दिया गया, हेलीकॉप्टर से गोलियां दागी गई। ये हाल हुआ है जो फोटोग्राफ देख रहे हैं। वहाँ के सेना प्रमुख कौन है? मिन आंग हलैंग, खुद को राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है उसने। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपिडा, और मुद्रा है क्यात, भाषा है बर्मीज़। और अब जीआई टैग उससे रिलेटेड देखते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि 33 जीआई टैग नए प्रदान किए गए थे पिछले सप्ताह वाले करंट अफेयर्स वीकली में, और अभी जीआई टैग एक ही है। क्वेश्चन हुआ किस राज्य की गौंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गौंड जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उसी के द्वारा ये प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई जाती है और ये मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राजधानी है भोपाल। और अब दोस्तों आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं वीकली करंट अफेयर्स के, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं बरसी कब मनाई गई? आंसर होगा 13 अप्रैल 2023 को। ठीक है, जो आतंक हुआ था, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, उसकी 104वीं बरसी 2023 मनाई गई है 13 अप्रैल को। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व जगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 14 अप्रैल को। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की उसके चेयरपर्सन थे वो। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि सोवियत नागरिक यूरी गागरिन उन्होंने पहली बार उड़ान भरी थी 12 अप्रैल 1961 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? आंसर होगा वीडी सावरकर। जयंती होती है 28 मई को, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने ऐलान किया। अगला क्वेश्चन, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को। थीम क्या है? टेक 6 फॉर पीडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 11 अप्रैल को। यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती हुई है, उसी के दौरान ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में, इससे जो सरदार पोस्ट है, वहाँ पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से हराया था। ओके, तो सीआरपीएफ के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? सुजय लाल थाउसेन। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अप्रैल को। ठीक है, इसी दिन होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसके आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उनकी जयंती होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 अप्रैल को। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था वीकली, आपने देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेंबरशिप आपके लिए है, आपके बहुत काम आएगा। तमाम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पीडीएफ की, खास तौर पे शानदार तैयारी हो सकेगी आपकी। चलिए अब डेली का मिलते हैं करंट अफेयर्स पे मॉर्निंग को कल।